हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 11वें सेट के डिस्कशन के दूसरे भाग की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में जब हम लोग साइंस के 11वें सेट का डिस्कशन कर रहे थे तो लाइट कट हो जाने की वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन का ही डिस्कशन हो पाया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक का क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग अपने बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी कहेंगे सर खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है सर? तो NaCl होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, आपके ऑप्शन ए में सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? या सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग किसको बोलते हैं? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है और इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाले सोडा से आपके माइंड में वॉशिंग सोडा भी घूम रहा होगा कि सर वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होगा? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो सर Na2CO3 10H2O। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे होगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमेशा याद रखना कि सोडा के लिए फार्मूला Na2CO3 होता है। आप जब कपड़ा धोने जाएंगे तो आप सोडा लेंगे सर्फ के रूप में और पानी, इसी दो चीज़ से आप कपड़ा धोएंगे। तो बस ये याद रख लेना कि हमको कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है, किसके साथ धोएंगे? सोडा के साथ। तो Na2CO3 10H2O आपके वॉशिंग सोडा का क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा के यानी कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आप कहेंगे 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं सर? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में सोडियम सैलिसिलेट है, हमारे ऑप्शन में सोडियम सैलिसिलेट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला क्या होता है? तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे सर कि C7H5NaO3। ये क्या होता है सर? सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला होता है। और ये है क्या? तो सर सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो भाई मेरे NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और यही आपका कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यही आपका किसके नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे NaOH। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, सैट्रिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि सर नमक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है सर? जम जाता है, यानी कि बर्फ में बदल जाता है। पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है सर? जम जाता है, यानी कि बर्फ में बदल जाता है। जब आप बर्फ पे क्या करते हो? नमक डालते हो
बर्फ़ पे आप नमक डालते हो, तो सर जैसे ही नमक डालते हो तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी कि हिमांक बिंदु होता है, यानी कि जो हिमांक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर जिस टेम्परेचर पे ये जमता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है सर, नीचे चले जाता है। जैसे ही आप बर्फ़ पे नमक डालते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है सर, नीचे चले जाता है और बर्फ़ आपका पिघलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बर्फ़ पे जब नमक डालते हैं तो बर्फ़ आपका क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन से कोई सवाल पूछा जाता है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज़ आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन में ना तो न्यूट्रॉन होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और इसीलिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवारा तत्वों की संज्ञा किसे दी जाती है, तो हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व की संज्ञा देते हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन में कास्टिक सोडा है, तो अभी जस्ट देखें कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। आपके ऑप्शन में साइट्रिक एसिड है। आप सबों को पता होगा कि जो भी आपके खट्टे फल हैं उनमें आपका साइट्रस जूस पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है और मेनली जो साइट्रिक एसिड का सोर्स है वो नींबू माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है वायरल, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक, हाइपरपायरेक्सिया। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहाँ पे 2 कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। आप सबों को मालूम है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो आप सभी कहेंगे सर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मानव शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर का कम हो जाना हाइपोथर्मिया की स्थिति को बताता है, हाइपोथर्मिया की स्थिति को बताता है। ध्यान में रखेंगे कि मानव शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर का कम हो जाना हाइपोथर्मिया की स्थिति को बताता है और मानव शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हाइपरपायरेक्सिया की स्थिति को दिखाता है, हाइपरपायरेक्सिया के स्थिति को दिखाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर हाइपोथर्मिया की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हाइपोथर्मिया में क्या होगा, मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर कम जाएगा और हाइपर मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा। हाइपर कब होते हो, गुस्सा कब होते हो? तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो हाइपर पायरेक्सिया मतलब क्या कि मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना। आप कहेंगे सर कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास या अप्रॉक्स 41.6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि चाकू किसका उदाहरण है? लीवर, वेज, इंक्लाइन प्लेन, पुल्ली। आप सभी कहेंगे सर चाकू वेज का उदाहरण होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। आपका ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आप सुधार करेंगे और लिखेंगे कि पानी वाले जहाज़ों की गति में वृद्धि, पानी वाले जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आप सभी कहेंगे कि सर अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि पानी वाले जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है।
तो आप बताएं कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर ये आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है। तो सर आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी महसूस होती है, और ये जो आभासी कमी होती है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। और इसी पे आपका कौन बेस होता है, तो सर पानी वाले जहाज़ों की जो गति में वृद्धि होती है वो किस थ्योरी के माध्यम से होती है, तो सर आर्किमिडीज सिद्धांत के माध्यम से होती है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में फैराडे नियम है। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और आपसे आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस नियम पर आधारित होती है, तो आप कहेंगे फैराडे के नियम पर आधारित होती है। फैराडे ने किस चीज़ का खोज करा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज करा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। तो इसी दोनों रूल पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर आधारित होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति नियम को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है आपका, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण दिया हुआ है वेग इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। आपको बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं या नहीं, अभिकथन की व्याख्या कारण कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ आपको बताना है। आपके अभिकथन में यानी कि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वेग को क्या कर दिया जा रहा है सर, स्थिर रखा जा रहा है, यानी कि वेग आपका क्या है, कांस्टेंट है। फिर कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि तरंग दैर्ध्य यानी कि लेम्डा को क्या कर दिया जा रहा है सर, आधा कर दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है तो आवृत्ति यानी कि n जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। ये आपका स्टेटमेंट है, और इसके कारण में क्या दिया हुआ है सर कि वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। वेग इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ये आपके नीचे कारण में दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये रिलेशन सही है या गलत है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। पहले तो हम यहाँ से आवृत्ति निकाल लेते हैं सर। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर वेग बटा तरंग दैर्ध्य, वेग बटा तरंग दैर्ध्य। ध्यान दीजिए, आपके स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वेग को स्थिर रखा जा रहा है, तो चलिए वेग को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि वेग को हम लोग भी ही रखते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य यानी कि लेम्डा को आधा कर दिया जा रहा है, तो लेम्डा बाई 2 यहाँ पे हम कर देते हैं। ध्यान दीजिए, आपका तब क्या हो जाएगा सर, n इक्वल टू हो जाएगा v बटा लेम्डा बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर v इंटू हो जाएगा कि 2 बटा लेम्डा। ध्यान दीजिए, आवृत्ति इक्वल टू वेग बटा तरंग दैर्ध्य, यही फार्मूला होता है ना। आप n इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 2 इंटू वी बाई लेम्डा कह सकते हैं। आप देखिए कि आपका जो v बाई लेम्डा है वो क्या है सर, आवृत्ति है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति, मतलब आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। ये बात आपका सही है, आपका स्टेटमेंट भी सही है और आपका कारण भी सही है, और कारण जो है वो आपके स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।